प्रेजेंट रुको चलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, सामान्य या अनिश्चित वर्तमान काल, अनिश्चित वर्तमान काल। इसको हमने पहले पढ़ा था कि इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो अलग होता है। पॉजिटिव जो सेंटेंस है उसका जो फॉर्मूला स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी अलग होती है, और बाकी सब की स्ट्रक्चर सेम होती है। क्योंकि बाकी सब में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट कह दो या डूअर कह दो, डूअर आती है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब की फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट किया जाता है, और उसके बाद में अदर वर्ड का यूज़ किया जाता है, लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है। लेकिन प्रेजेंट इनडेफिनेट का सूत्र अलग इसलिए होता है क्योंकि प्रेजेंट इनडेफिनेट की जो हेल्पिंग वर्ब है, जो ऑक्सिलरी वर्ब जो है कितनी है, डू से बनने वाली, बी से बनने वाली और हैव से बनने वाली। ये जो प्राइमरी वर्ब है ऑक्सिलरी में, डू, डज और डिड, इज, आर, एम, वॉज और वर, वॉज और वर, ये होगी बी से बनने वाली, और हैव से बनने वाली होगी हैज, हैव और हैड। तो ये प्राइमरी वर्ब, ये भी टेंस में काम आ जाएगी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब होगी डू और डज, पास्ट इंडेफिनेट की होगी डिड। ये हमें अभी इंडेफिनेट पढ़ रहे हैं तो इनका यूज़ करना है, और ये ध्यान रखना इन तीनों के साथ में हमेशा मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है, फर्स्ट मेन वर्ब की फॉर्म लगती है, पहली फॉर्म लगती है बेस फॉर्म, जिसको हम बोल सकते हैं रूट फॉर्म बोल सकते हैं। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट का सूत्र इंडेफिनेट का सूत्र इसलिए अलग है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है डू और डज, इसका सकारात्मक वाक्यों में यूज नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले ये मैंने बता दिया है, पीछे वाला जो पार्ट है उस पार्ट में पढ़ा दिया। हमें नेगेटिव पढ़ना था, नेगेटिव सही पढ़ा नहीं पाया, मैं वीडियो सही नहीं आ पाया। तो इसमें सकारात्मक का तो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले आ जाएगी डूअर, और डूअर के बाद में सब्जेक्ट का तो डूअर का दो, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा डू डज डिड का, डू डज का। तो डू डज का जब प्रयोग नहीं होगा तो सीधी मेन वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी, यानी प्लूरल मेन वर्ब आ जाएगी, या फिर सिंगुलर मेन वर्ब आ जाएगी। सिंगुलर मेन वर्ब का मतलब मेन वर्ब के साथ में एस या एस प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये चीज़ मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन रिवीजन करना पड़ेगा, उसमें वीडियो सही नहीं आया था। अब देखो नेगेटिव जो सेंटेंस है, नेगेटिव जो सेंटेंस है उसमें शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नकारात्मक वो जो वाक्य होते हैं उनका सूत्र सबका एक ही है। नकारात्मक वाक्य में सबका जो स्ट्रक्चर है वो एक ही है, एक जैसी है स्ट्रक्चर सबकी। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज़। अब प्रेजेंट सिंपल जो है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब का हम डू और डज का प्रयोग करेंगे। हम किसका यूज़ करेंगे, डज और डू, डू और डज का प्रयोग करेंगे। डू और डज का प्रयोग करने के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट सिंपल में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया डू डज और डिड तीनों के साथ में हमेशा मेन वर्ब की पहली फॉर्म का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट जो रूट फॉर्म होती है उसका यूज़ किया जाता है, और मेन वर्ब के बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और उसके बाद में जो अदर वर्ड, अच्छा मैं नेगेटिव पढ़ा रहा हूँ ना, मैंने यहाँ गलती कर दी है ना। डू और डज के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेन वर्ब से पहले नोट आ जाएगा, और उसके बाद में मेन वर्ब की फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद में अदर वर्ड जो भी दिया हुआ है वो आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। जैसे वाक्य है कि अध्यापक पढ़ाता है, मैं एक बार पॉजिटिव लिख रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि अध्यापक पढ़ाता है, चलो नेगेटिव बता देता हूँ। अध्यापक पढ़ाता है, जैसे मैंने वाक्य लिख दिया हिंदी में, अध्यापक पढ़ाता है। इस सेंटेंस में अध्यापक पढ़ाता है, इस सेंटेंस के अंदर अध्यापक तो है डूअर, करता है कार्य को करने वाला, पढ़ाता कौन है, कौन पढ़ाता है, अध्यापक पढ़ाता है, तो डूअर अध्यापक हो गया। और पढ़ाता की मूल क्रिया पढ़ाना, तो ये क्या होगी, मेन वर्ब होगी। ये क्या होगी, वर्ब होगी ना, तो ये मेन वर्ब होगी। अब इसमें सबसे पहला हमें हम क्या लिखेंगे, तो इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, पहले पॉजिटिव का लिख कर बता रहा हूँ आपको, नेगेटिव बाद में कैसे बनता है।
पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, टीचर आ जाएगा, टीचर आएगा ना। अब टीचर के बाद में हम मेन वर्ब का यूज़ करेंगे। मेन वर्ब का ये बहुवचन की मेन वर्ब है, यानी प्लूरल मेन वर्ब है, और ये सिंगुलर मेन वर्ब। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। किसी भी नाउन के साथ में आप एस या एस जोड़ दो, नाउन के साथ में एस या एस जोड़ दो, नाउन क्या बन जाएगा, प्लूरल बनेगा। जैसे मैंने कह दिया बॉय, तो बॉय के साथ मैंने एस जोड़ दिया, एस जुड़ेगा तो बॉयज क्या हो गया, प्लूरल हो गया ना। जबकि वर्ब के साथ में जब भी हम एस या एस जोड़ेंगे, वर्ब हो जाएगी सिंगुलर। ये रही आपकी वर्ब। वर्ब के साथ में आप वर्ब के साथ में या तो आप एस जोड़ो या ई एस जोड़ो या आई एस जोड़ो, ये क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। वर्ब जो है वो नाउन से उल्टी चलती है। नाउन जबकि नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है और प्लूरल बन जाता है, ऐसे ही जोड़ते हैं। जबकि वर्ब प्लूरल होती है और ऐसे ही जोड़ते क्या हो जाती है, सिंगुलर। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि हमें वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा, और वर्ब प्लूरल होती है। यानी कि जैसे मैंने कह दिया प्ले, तो प्ले के साथ में मैंने क्या जोड़ दिया, एस, तो ये प्लेज क्या है, ये सिंगुलर है। प्लेज क्या है, सिंगुलर है, और प्ले क्या है, प्लूरल है। ये चीज़ ध्यान रखना हमें। अब बताओ, टीचर सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल कहाँ है, टीचर सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ में हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, वर्ब के साथ में एस या एस जोड़ना पड़ेगा। यह प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर बनाना तो एस या एस जोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्ले ने लिख कर मैं सीधा क्या लिख दूंगा, प्लेज लिख दूंगा। ठीक है, और ये पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, दोबारा ऐसे बता रहा हूँ। अब इसका यदि नेगेटिव का होता, यदि यहाँ पर टीचर की जगह क्या होता, मान लो यहाँ पर टीचर की जगह टीचर्स होता, यहाँ पर क्या होता, टीचर्स, तो टीचर्स प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में वर्ब भी क्या आती, प्लूरल आती। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये मैं बता चुका हूँ, दोबारा बताने की मुझे लगता है जरूरत नहीं, आप पीछे देख सकते हो। तो टीचर्स है तो टीचर्स के बाद में प्ले आ जाएगा। और यदि यह होता कि अध्यापक नहीं पढ़ाता है, अध्यापक नहीं पढ़ाता है, अध्यापक नहीं पढ़ाता है, यदि ये होता तब स्ट्रक्चर इसकी, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो डू और डज है, जो ऑक्सिलरी वर्ब जो है ना, डू और डज, इनका हम यूज करेंगे। तो ये जिसके पीछे भी एस लगता है ना, वो सिंगुलर के साथ में होती है। जैसे डू और डज है, तो डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ में और डू का प्रयोग प्लूरल के साथ में। फिर बच्चों को दिक्कत रहती है कि सर सिंगुलर कौन से हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए आपके ही, सी, या प्रोनाउन हो गए इट, और नाउन भी कह सकते हो, जैसे मैंने कह दिया बॉय, है ना, टीचर। प्लूरल क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, आई को प्लूरल काउंट किया है, वी, यू, दे, या बॉयज, टीचर्स, बहुत सारे हैं, तो ये प्लूरल हो गया। तो यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब का यूज करेंगे डज का, और प्लूरल है तो हम किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। ऐसे पास्ट में देख लो, कंटिन्यूस देख लो, इसके पीछे एस लगा ना, एस फॉर सिंगुलर, से याद कर लो। जिसके पीछे एस लगा सिंगुलर के साथ में, तो यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, डू और सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ में सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, इज लगेगी। प्लूरल है तो यहाँ पर आर लग जाएगा, और आई है तो क्या लग जाएगा, एम लग जाएगा। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। ऐसे इसमें देख लो, हैज से बनने वाली, या प्रेजेंट परफेक्ट की है या पास्ट परफेक्ट की है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ में, हैव का प्लूरल, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर डूअर है तो हैज का प्रयोग, और प्लूरल डूअर है तो हैव का प्रयोग होगा। पास्ट में कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट में सिर्फ आई का ध्यान रखना आप। यदि आई है सिंगुलर के साथ में एस लगा हुआ ना, तो वाज का प्रयोग सिंगुलर के साथ में होता है, लेकिन आई के साथ में भी हम वाज का प्रयोग करते हैं। आई के साथ में वर का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन हाइपोथेटिकल सेंटेंस होते हैं तब हम आई के साथ में वर का प्रयोग करते हैं। जैसे 9th क्लास में भी एक पार्ट है, इफ आई वर यू, तो आई के साथ में वहाँ पर वर का प्रयोग होता है। बाकी आई के साथ में क्या हो जाएगा, टेंस की बात कर रहे हैं तो वाज का प्रयोग हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें मैं क्या करूँगा, ये स्ट्रक्चर है नेगेटिव की, नकारात्मक वाक्य है, नेवर आ गया तो नोट की जरूरत नहीं पड़ती, तो सब्जेक्ट लिख दूंगा सबसे पहले मैं टीचर, सब्जेक्ट लिख दूँ टीचर। अब टीचर के बाद में हेल्पिंग वर्ब की यूज जरूरत पड़ेगी हमें। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो है, डू भी है और क्या है, डज भी है। तो टीचर बताओ सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर है टीचर, तो सिंगुलर के साथ में डज आएगा, तो टीचर डज नोट। अब बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर देते हैं कि सर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर
टीचेज कर देते हैं। टीचेज नहीं होगा, यहाँ पर टीच ही होगा। मैंने ये पहले बता दिया, डू डज डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है? पहली फॉर्म का यूज। तो टीचर डज नॉट टीच। यदि ये वाक्य होता अपने प्लूरल सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट प्लूरल होता, टीचर्स होता, तो यहाँ पर डज की जगह में क्या कर देता? डू कर देता। टीचर डू नॉट टीच। तो नेगेटिव का आ गया। आप एक दो सेंटेंसेज लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हाँ, अब इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव वाक्य भी दो प्रकार के कह सकते हैं हम, जैसे दो प्रकार के होते हैं। एक इंटेरोगेटिव ऐसे सेंटेंसेज होते हैं, इंटेरोगेटिव के ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जिनका उत्तर हम यस और नो में दे सकते हैं, जिसका उत्तर यस और नो में दे सकते हैं। और कुछ इंटेरोगेटिव के सेंटेंस ऐसे होते हैं जिससे हमें यस और नो की बजाय एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जिसका उत्तर यस और नो में दिया जा सकता है, और कुछ का हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, विस्तार करके बताना पड़ता है। जैसे मैंने कह दिया क्या वह खाना पकाता है, तो इसमें क्या आ गया? आप कह सकते हो हाँ या ना। क्या तुम पढ़ाते हो? हाँ या ना। क्या मैं वाक्य लिखता हूँ? हाँ या ना। लेकिन ऐसे वाक्य हो सकते हैं जिसका हम रीजन या समय और कुछ बताना पड़ता है। मैं क्या पढ़ाता हूँ, तो हमें बताना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंसेज में WH वर्ड का यूज़ किया जाता है। ऐसे सेंटेंसेज जिसका यस और नो में उत्तर दे सकते हैं, उसमें कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आओ, बाद में ले जाओ आप सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कह दो या डूअर कह दो, बात एक, या सब्जेक्ट कहोगे या डूअर को। मेरे हिसाब से डूअर आप यूज़ करो, समझ में सही आएगा, कार्य को करने वाला डूअर। तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में डूअर आ जाएगा। डूअर के बाद में सीधी आ जाएगी मेन वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी। मेन वर्ब का पहली फॉर्म का प्रयोग करते हैं यदि हेल्पिंग वर्ब डू और डज और डिड है तो सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। अदर सेंटेंस है, अदर जो सबटेंसेज है, जैसे कंटिन्यूज है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूज है, उनमें उनका अकॉर्डिंग आ जाएगी, पहली फॉर्म नहीं आएगी। जैसे कंटिन्यूज में चौथी आती है, वो अलग चेंज हो जाएगी। लेकिन प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की पहली फॉर्म का ही यूज करते हैं जब सेंटेंस के अंदर डू और डज का प्रयोग होता हो। ठीक है। पॉजिटिव का सेंटेंस है तो वर्ब के साथ पहली फॉर्म का भी यूज़ करते हैं, वर्ब के साथ ऐसे इसका भी यूज़ करते हैं। एक्सप्लेन करने वाला है, यानी उसमें WH वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। W से बनने वाले और H से बनने वाले, हाउ से बनने वाले सेंटेंस जो है उनका सवाई, हु, व्हेन, whom, which, where, है ना, whose, ऐसे सेंटेंसेस, हाउ, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ ओपन, ऐसों का प्रयोग करना पड़ता है। और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद ही मेन वर्ब का, और उसके बाद में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट का यूज। ये दो प्रकार के सेंटेंसेज है, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। यस और नो देने वाले में बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर देते हैं। जहाँ पर हमें यस और नो में उत्तर देना होता है, ऐसे सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले लाना होता है हमें। लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले ना लाकर वो वाट से शुरू कर देते हैं किसी वाक्य। जैसे मैं कह दूँ क्या वह पढ़ाता है, क्या वह, बताओ इसका उत्तर हाँ में ना, हाँ या ना में दे सकते हैं ना। क्या वह पढ़ाता है, आप कहोगे हाँ या ना। तो ऐसे सेंटेंसेज में हमें WH वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या वह पढ़ाता है, तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या को देखते हैं, क्या देखते ही टूट पड़ते हैं और वाट का प्रयोग कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। इसके लिए हमें यस और नो दे सकते हैं ना जिसका उत्तर। ऐसे सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब आगे और सब्जेक्ट को भी चलाया जाता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी? प्रेजेंट सिंपल है तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज आएगी। डू और डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही है ना, ही है ना, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे, डज। अब हम यूज करेंगे, यहाँ पर पहला सेंटेंस बड़ा हो गया, पहला जो लेटर है वो बड़ा हो गया, तो डज ही टीचेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हम क्या लिख देंगे? टीच लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि डू डज डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है? पहली फॉर्म आती है। यदि आपका समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे वीडियो थोड़ा पीछे करके भी देख सकते हो। कोई चीज़ को बार बार आप देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी आपको। डज का प्रयोग मैंने इसलिए पहले किया क्योंकि इनका उत्तर यस और नो में दिया जा सकता है। क्या वह पढ़ाता है, तो इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब आगे लाओ और उसके बाद में सब्जेक्ट पीछे जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते। जैसे मैंने कह दिया वह क्या पढ़ाता है, वह क्या पढ़ाता है, क्या पढ़ाता पढ़ाता है। अब इस सेंटेंस के अंदर
आप उत्तर दे सकते हो क्या, हाँ या ना? यस। नहीं दे सकते। कपिल क्या कर रहा है? वह क्या पढ़ाता है हमें बताना पड़ेगा। वह हिंदी, वह अंग्रेजी पढ़ाता है, गणित, विज्ञान, जो भी है। हाँ, तो ऐसे सेंटेंसेज में हमें WH वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। क्या के लिए हम वाट का यूज़ करेंगे? अभी सबसे पहले WH वर्ड वाट का यूज़ करेंगे, इसके बाद में हम डज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर डज का प्रयोग किस लिए किया मैंने? क्योंकि जो नाउन है वो सिंगुलर है, तो डज का प्रयोग यदि वह की जगह हम होता, यहाँ पर हम होता या तुम होता या राम और श्याम जो भी प्लूरल होता, तो डू का प्रयोग करता। तो वाट डज ही टीच, वह क्या पढ़ाता है? वाट डज ही टीच। यार ये क्या बात समझ में आपके? तो इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस हो गए। यदि प्लूरल नाउन होता, जैसे यहाँ पर होता हम, यहाँ पर क्या होता? हम। क्या हम पढ़ाते हैं? क्या हम पढ़ाते हैं? तो इसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा? सबसे पहले डू आ जाएगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये प्लूरल है, तो हेल्पिंग जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू का प्रयोग करेंगे। तो डू वी टीच, इतना ही होगा इसमें, है ना। इस प्रकार आप देख सकते हो इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। और इंटरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंसेज में, इंटरोगेटिव जो नेगेटिव के सेंटेंसेज है उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है। इंटरोगेटिव नेगेटिव के जो सेंटेंसेज है उन सेंटेंसेज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और मेन वर्ब से पहले आपको यूज़ करना होता है नोट का, ठीक है। इसमें भी स्ट्रक्चर हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और मेन वर्ब से पहले हमें किसका यूज़ करना है? नोट का प्रयोग करना है। जैसे मैं यहाँ वाक्य लिखवा दूँ, जैसे क्या हम नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ पर मैं यूज़ करता क्या हम नहीं पढ़ाते, क्या हम नहीं पढ़ाते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर इसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। हाँ हम नहीं पढ़ाते हैं, या ना हम नहीं पढ़ाते हैं। तो हाँ या ना में दिया जा सकता है ना ऐसे सेंटेंसेस का उत्तर। तो इसमें हम सीधा क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सबसे पहले कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का। और हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो हम प्लूरल है तो हम डू का यूज़ करेंगे इसमें सबसे पहले, डिड का डज का नहीं करेंगे। तो डू वी, अब नोट आ जाएगा, है ना। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट उसके बाद में नोट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट उसके बाद में नोट, फिर मेन वर्ब। तो डू वी नोट टीच, ठीक है, डू वी नोट टीच। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ऐसा भी लिख सकता हूँ, वह क्यों नहीं दौड़ता है, वह क्यों नहीं दौड़ता है। तो इसका उत्तर हाँ या ना में हम नहीं दे सकते। यदि हाँ या ना में देना होता ना तो हमें हेल्पिंग वर्ब आगे ले आते। इसका उत्तर हम नहीं दे सकते हाँ या ना में, तो हमें क्यों को बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले क्यों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वाई। सबसे पहले वाई आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, वह सिंगुलर है ही, तो डज का प्रयोग करेंगे। वाई डज ही नोट रन, वाई डज ही नोट, वाई आ गया WH वर्ड में। डज सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, करता सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये करता सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब डज आ गई, उसके बाद में ये आ गया नोट का प्रयोग, फिर वर्ब की पहली फॉर्म का हमने यूज़ कर लिया। तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल। अब मैं कंटिन्यूस लगातार ही पढ़ा देता हूँ, कंटिन्यूस लगातार ही पढ़ा देता हूँ, ज़्यादा हार्ड है नहीं। यदि आपके कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप बार बार आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना है ये आपको। अब देखो मैंने अभी बताया है कि सबकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही होती है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट कह दो या आप डूअर कह दो, बात है कि उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। जिस भी टेंस की स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं उसमें उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम मेन वर्ब की फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद में हम किसका यूज़ करेंगे? ऑब्जेक्ट का। और उसके बाद में अदर वर्ड का। मैं सकारात्मक वाक्यों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेज अभी मैंने हेल्पिंग वर्ब आपको बता दी। डू से बनने वाली क्या होगी? डू, डज। अब देखो इसमें आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, जैसे यहाँ पर सारणी भी बना सकते हो प्रेजेंट सिंपल की, डू और डज।
पार्ट सिंपल की डिड, और इसमें हम यूज़ करेंगे सेल, और फ्यूचर में विल का यूज़ करेंगे, है ना। प्रेजेंट सिंपल की पार्ट सिंपल की, और ये होगी फ्यूचर सिंपल की। ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूस की बी से बनने वाली है, मैं बता चुका हूँ, इज आर एम बी से बनने वाली है। फिर यहाँ पर पास्ट की हो जाएगी वाज, और चलो इसको बता तो दिया है मैंने, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे प्राइमरी वर्ब है आपके, डू से बनने वाली होती है, बी से बनने वाली होती है प्राइमरी वर्ब, और हैव से बनने वाली, ठीक है ना। तो इससे हम टेंस की हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं, इसी से होता है प्राइमरी वर्ब में यही होता है प्रेजेंट और पास्ट का। तो इसमें क्या हो जाएगा, डू और डज, जो हमने अभी हाल ही में पढ़ा है, तो इसका हमने यूज़ कर लिया प्रेजेंट सिंपल के रूप में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में, डिड का प्रयोग कर लिया पास्ट सिंपल के रूप में। लेकिन इन तीनों के साथ में मेन वर्ब की पहली फॉर्म का यूज़ होता है, और इसका सकारात्मक वाक्यों में यूज़ न करके इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में यूज़ करते हैं। और उसके बाद में आ जाएगा सेल और विल। सेल और विल का भी मैं अभी बता देता हूँ आपको साथ ही। सेल और विल दो प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं आपके, दो प्रकार के सेंटेंस हो गए। एक तो आपके हो गए फिक्स वाले सेंटेंस, और एक होते हैं आपके नॉट फिक्स के सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस है जो फिक्स है, जिनको होना ही है, निश्चित है वो होंगे, और ऐसे जिनका जरूरी नहीं हो या नहीं पॉसिबिलिटीज़ होती है। जैसे मैंने कह दिया है टेंस में आप जो पढ़ते हैं वो नॉट फिक्स वाले होते हैं। जैसे वह पढ़ाता होगा, तो हो सकता है वो पढ़ाता क्या, वो सो रहा होगा, सोता होगा ना अभी, तो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिक्स वाले जैसे कोई आपके थ्रीट हो गया, या फिर थ्रेट हो गया, फिर आपका प्रॉमिस हो गया, या फिर कोई इंटेंशन हो गया, या फिर आपके अपने डिटर्मिनेशन हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया, है ना, दृढ़ निश्चय हो गया, या फिर कोई ऑफिशियल आपके नोटिफिकेशन होगी, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगी ना। तो ऐसे सेंटेंसेज में आपको क्या करना होता है, आई और वी के साथ में सेल की बजाय आई और वी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन नॉट फिक्स वाले सेंटेंसेज होते हैं जो हम अभी टेंसेज में पढ़ेंगे, तो इनमें क्या होता है, आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग होता है, और अन्य जो भी है उनके साथ में किसका यूज होता है, विल का प्रयोग किया जाता है। अन्य सभी में विल का प्रयोग करेंगे, लेकिन आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग करेंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें आई और वी के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। आजकल आई और वी के सब के साथ में विल का प्रचलन चल रहा है, तो आई और वी के साथ में हम किसका यूज़ करेंगे, आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग करेंगे, और अन्य सभी के साथ में, इनके अलावा जो बच्चे हैं उन सब के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। तो ये होगी आपके प्रेजेंट सिंपल, पार्ट सिंपल, और इसकी फिर आ गई अपने बी से बनने वाली इज, आर, एम, वाज और वर। और मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की होगी हेल्पिंग वर्ब, ये पास्ट कंटिन्यूस की होगी, और शॉर्ट में लिख रहा हूँ एस और डब्ल्यू यानी सेल और विल। और बी से बनने वाली फॉर्म है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस की क्या हो जाएगी, बैठ एक बार, बैठ जा एक बार। हाँ, सेल और इज, एम, आर, वाज, वर, और सेल और विल का प्रयोग करेंगे। हैज हैव में क्या हो जाएगा, हैज, हैव, हैड, और यहाँ पर सेल और विल वही शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन ये हैव से बनने वाली फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव का प्रयोग कर लेंगे। तो सेल और विल के साथ में किसका यूज़ करेंगे, हम हैव का प्रयोग करेंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, बंद करो एक बार।